है गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब चैप्टर नंबर 1 है आपके एसएल का, 12th का हम पढ़ा रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे न्यूमेरिकल लगाएं। आपका बहुत अच्छा थियोरेटिकल अगर है तो न्यूमेरिकल लगाएं, वरना अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं तो भाई आप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी फिजिक्स। इसलिए न्यूमेरिकल सारे लगाने बहुत ज़रूरी है। और लगाओगे भी क्यों नहीं भाई, आपको नीट एग्ज़ाम नहीं देना है क्या आपको आईआईटी में नहीं बैठना, तो भाई उसके लिए तो न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन, अच्छा है, इजी भी है। हमसे क्या कह रहा है, ज़रा समझ लेते हैं इसकी बात को। हमसे ये कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है m मास का जिसके ऊपर चार्ज है माइनस का q1, इज मूविंग अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ, बिल्कुल ठीक है, बना लेते हैं इसको। लेट अस सपोज कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ये है जिसको मैंने q2 कहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो चारों तरफ घूम रहा है, लेट अस सपोज कि ये माइनस का q1 है और ये घूम रहा है इसके चारों तरफ। ये रेडियस जो है वो r है, जिस रेडियस पर ये घूम रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। अब देखो आगे से क्या कह रहा है आपको, प्रूव दैट, ये सिद्ध करके दिखाओ, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द चार्ज q1, जो q1 का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है q2 के अलोंग या फिर इसके चारों तरफ, वो ये निकल कर आएगा। तो आपको इसका मतलब प्रूफ करके दिखाना, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया हुआ कुछ नहीं है, आपको प्रूफ करके दिखाना। आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले एक काम कर लो, स्पीड की वैल्यू निकाल लो, फ़ायदा होगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों कहा। अब जरा एक बात बताओ मुझे, जब कोई भी एक चीज़ या एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा होता है, चारों तरफ का मतलब ये है कि उसके, है ना, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है, तो वो तभी घूमता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स उसे मिला हो। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता किस चीज़ से है, अब यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सन का और अर्थ का। हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में, हालांकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसको सर्कुलर ऑर्बिट भी कहा, उसमें रिवॉल्व करती है। तो हमारी अर्थ को भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है सन के थ्रू, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिला किस चीज़ की वजह से है, सन के और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसकी वजह से। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से आया, यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से आया। अगर आप मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं किसी दूसरे फोर्स की वजह से आ रही है। एक पत्थर लो, रस्सी के अंदर बांध दो और घुमाना शुरू कर दो, तो पत्थर क्या है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करने का मतलब ये है कि उसके पास भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन से फोर्स की वजह से मिली है, वो मिली है रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। मास, किसका मास, जो घूम रहा है इसका मास, mv², किसकी स्पीड, इसकी खुद की स्पीड q1 की, और ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो आपको r दे रखा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, दोनों चार्जेस q1 q2 और उन दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। एक r से एक r कट जाएगा, यहाँ पर v निकालो, तो पहले v² निकालेंगे, तो ये 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, q1 q2/r ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई की चीज़ इक्वल के दूसरी साइड में डिवाइड में आ जाएगी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2/mr, ये निकल कर आया mr। ओहो, चल नहीं रहा, ज़्यादा नीचे पहुंच गया भाई, मैं यहाँ वो लिख देते ना, यहाँ भी नहीं आ रहा, ऊपर भी नहीं अब आएगा, ठीक है, नीचे पहुंच गया। तो ये आपके पास mr आ गया, ये आपके पास क्या निकल कर आया, ये आपके पास आ चुकी है स्पीड। लेकिन आपको टाइम पीरियड निकालना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ लगा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो वैसे ही यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगी वो सरकमफरेंस होगी या पेरीफेरी होगी सर्कुलर ऑर्बिट की, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस जो कि पेरीफेरी है 2πr अपॉन टाइम। टाइम जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस तो 2πr चला, लेकिन जो टाइम लगा उसको आप टाइम पीरियड t कहते हो। तो t आपको निकालना है, ठीक है निकाल देंगे। 2πr ऐसे रहेगा और नीचे आ जाएगा v। 2πr अब भी ऐसे ही है और नीचे v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू आपने निकाल रखी है क्या, 1/4πε0। बिल्कुल सही है। q1 q2 अपॉन mr, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है जब कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होती, उसे स्क्वायर रूट के अंदर दिखाना हो तो भाई आप उसको ऐसे दिखाते हो, उसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो और स्क्वायर रूट लगा दो। देखो अब भी कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है इससे। 1/4πε0 ये ऐसे ही रहेगा। q1 q2 अपॉन mr ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, वहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाता है, देखो किस तरह से जाएगा। t इज इक्वल टू पूरा स्क्वायर रूट। आपने एक चीज़ पढ़ रखी है ना कि अगर स्क्वायर रूट में a दे रखा हो, डिवाइड हो रहा हो स्क्वायर रूट b से, तो इसको आप ओवरऑल ये कह सकते हो स्क्वायर रूट a अपॉन b। तो वैसे ही मैं यहाँ करने वाला हूँ, दोनों स्क्वायर रूटों को मैंने एक साथ मिला दिया, ये भी स्क्वायर रूट में था ये भी स्क्वायर रूट में था, मैंने मिला दिया। तो ऊपर 2πr का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4π² r स्क्वायर। अपॉन के जो थर्ड नंबर थे, चाहो तो उन्हें ऊपर दिखा दो या फिर अब दिखा देना बाद में। 1/4πε0 दिखा दो यहाँ, पहले ऐसे ही 1/4πε0 q1 क्या क्या था आपके पास यहाँ जल्दी से, q1 q2 अपॉन mr, q1 q2 अपॉन mr। क्या कुछ गलत है क्या, क्या कोई सी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं इसमें समझाने के लिए, ठीक है। अपॉन के थर्ड नंबर सबसे ऊपर जाएंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 पहले से ही है, 4 जब ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। पाई ऊपर जाएगा, पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देगा तो पाई की पावर 3 हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट जाएगा तो एप्सिलॉन नोट ऐसे रहेगा और आर स्क्वायर ऐसे ही। ये आर ऊपर जाएगा कुछ ऐसा पहुंच जाएगा एम आर, और नीचे क्या रह जाएगा q1 q2। कुल मिलाकर t इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 एप्सिलॉन नोट आर क्यूब एम पाई क्यूब अपॉन q1 q2। इसको मैच कर लो जो आपसे प्रूफ करवा रहा था। नीचे q1 q2 है, नीचे q1 q2 है, ऊपर 16 एप्सिलॉन नोट है, 16 एप्सिलॉन नोट है, पाई क्यूब है आर क्यूब है, पाई क्यूब है आर क्यूब है, और m भी है क्या, हाँ m भी है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका। तो क्या कुछ टफ था? बिल्कुल भी टफ नहीं था। जैसा इसने कहा वैसे ही हम करते चले गए और हमारे पास देखो बड़ा सिंपल वे में आंसर आ चुका। बस इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आ चुकी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल में तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएँ। इंस्टा भी दे रखा, फेसबुक पेज का भी दे रखा, भाई कहीं पर भी जाकर मैसेज कर सकते हैं।